हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 आंकड़ों का संग्रहण। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, तो जिन लोगों ने इस वीडियो को ना देखा है वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा फ्रेंड्स। आप वहाँ जाकर फर्स्ट चैप्टर को भी ईजी वे में समझ सकते हैं। ना इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को डिटेल में समझेंगे एनसीईआरटी बुक से, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे और आप आराम से इस चैप्टर को समझ सकें। सो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या समझ में आएगा, पहले ये देख लेते हैं। तो करें इस अध्याय के अध्ययन के बाद इस योग्य होगी कि आप क्या क्या पढ़ लेंगे और क्या क्या समझ जाएंगे। इस चैप्टर के बाद कह रहा आंकड़ा संग्रह का अर्थ और उद्देश्य समझ सकेंगे। इसके अलावा प्राथमिक एवं द्वितीयक सूत्रों के बीच में अंतर समझ सकेंगे। इसके अलावा आंकड़ा संग्रह की विधि समझ सकेंगे। इसके अलावा जनगणना एवं प्रतिदर्श सर्वेक्षण के बीच में अंतर समझ सकेंगे। इसके अलावा प्रतिचयन की प्रविधि से परिचित हो सकेंगे। इसके अलावा द्वितीय आंकड़ों के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में समझ सकेंगे। तो अगर इस पूरे चैप्टर को समझ लोगे तो इन सारे टॉपिक को आपको आराम से समझ में आ जाएगा फ्रेंड। बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड। सबसे पहले प्रस्तावना, कह रहे पिछले अध्याय में आपको अर्थशास्त्र के विषय वस्तु की जानकारी मिली। इसके साथ ही आपने अर्थशास्त्र में सांख्यिकी भूमिका एवं महत्व के बारे में भी पढ़ा। इस अध्याय में आप आंकड़ों के सूत्रों एवं आंकड़ों संग्रह की विधि के बारे में समझेंगे। यानी लास्ट जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा परिचय, वहाँ पे हमने अर्थशास्त्र के सांख्यिकी का महत्व पढ़ा था कि सांख्यिकी क्या होता है, आंकड़ा क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, उपभोग क्या होता है, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, उत्पादक कौन होता है। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखी है। तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर आराम से समझ में आएगा फ्रेंड। सो नाउ ये कह रहा आगे, आंकड़ों के संग्रह का उद्देश्य किसी समस्या के स्पष्ट एवं ठोस समाधान के लिए साक्ष्य को दर्शाना है। अर्थशास्त्र में प्रायः ऐसे कथनों से आपका सामना होता हुआ। कह रहा आंकड़े का संग्रहण का मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब यही है सीधा सीधा कि इसका मतलब किसी भी समस्या को अगर स्पष्ट रूप से यानी ठोस रूप से आपको क्या करना है, समाधान निकालना है या फिर आपको प्रूफ करना है, तो आपको क्या चाहिए, एक डाटा चाहिए। यानी डाटा के थ्रू आप आराम से किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं विद एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे दिया एग्जाम्पल, कह रहे अनेक उतार चढ़ावों के पश्चात खाद्यान्नों का उत्पादन 1970 से 71 के बीच में कितना हुआ है, 10.8 करोड़ टन से बढ़कर 1978 टू 79 में कितना हो गया, 13.2 करोड़ टन हो गया है। किंतु 1989 से 80 में फिर से गिरकर 10.8 करोड़ टन हो गया है। इसके बाद खाद्यान्नों का उत्पादन 2015 से 16 तक लगातार बढ़कर 25.2 करोड़ टन हो गया है और 16 से 17 के बीच में इसमें 27.2 टन का आंकड़ा छू लिया है। तो यानी दोस्तों आप इस डाटा के थ्रू क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि आपका जो खाद्यान्न उत्पादन है क्या धीरे धीरे बढ़ता चला गया है। सो आप इस कथन में यह देख सकेंगे विभिन्न वर्षों में खाद्यान्नों का उत्पादन एक समान नहीं रहा है। यह फसल दर फसल तथा वर्ष दर वर्ष बदलता रहा है, चूँकि ये मूल्य परिवर्तनशील होते हैं, अतः इन्हें चर कहा जाता है। इन चरों का एक्स वाई जेड से आदि अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक चर का कह रहे जितने भी कथन हैं इन सबको आपको इससे दिखाओगे, चर से दिखाओगे एक्स वाई जेड। तो ये क्या होता है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसलिए इसे चर कहा जाता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। और कह रहे प्रत्येक चर का मूल्य प्रेक्षण कहलाता है और हर एक का चर क्या कहलाता है, प्रेक्षण कहलाता है फ्रेंड। उदाहरण के लिए भारत में खाद्यान्न उत्पादन 1970 से 71 में 108 मिलियन टन से लेकर 2016-17 में 2072 मिलियन टन के बीच रहा है। जैसे कि सारणी में देखा गया है कि यहाँ पर वर्षों के को चर यानी एक्स के द्वारा और भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन मिलियन यानी टनों में यानी बाई चर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जैसे यहाँ पे एक टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन कौन से वर्ष कितना रहा, तो एक्स चर में ईयर लिया गया है और बाई चर में आपका उत्पादन का टन लिया गया है कि कितना कितना उत्पादन हुआ है। तो कह रहे हैं यहाँ पे एक्स चर और बाई चर एक्स तथा वाई के मूल्य आंकड़े हैं जिनके द्वारा हम भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खाद्यान्नों के उत्पादन में उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति को जानने के लिए हमें विभिन्न वर्षों के लिए भारत में खाद्यान्न उत्पादन एवं आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। आंकड़ा एक ऐसा साधन है जो सूचनाएं प्रदान कर समस्याओं को समझने में सहायक होता है। यानी अगर आप ये आंकड़े देख लेंगे तो आपको इजी में समझ में आएगा कौन से वर्ष उत्पादन ज़्यादा है, कौन से वर्ष कम है। तो ये आप इस आंकड़ों के द्वारा क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते होंगे कि आंकड़े कहाँ से आते हैं, हम इन्हें कैसे संग्रहित करते हैं, निम्नलिखित अनुभाग में हम आंकड़ों के प्रकार, आंकड़ों के संग्रहित करने की विधि तथा समाधानों एवं आंकड़ों के सूत्रों की चर्चा करेंगे। तो अब आगे हम बात करें भाई ये आंकड़े आते कहाँ से हैं।
क्या क्या सोर्सेज है इनके आने के, कहाँ से इकट्ठा करते हैं हम लोग, इसके कितने टाइप के हो सकते हैं आंकड़े, इसके अलावा कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू आप क्या करोगे, इस आंकड़ों को इकट्ठा करोगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारी चीज़ें हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आंकड़ों के सूत्र क्या हैं, यानी कहाँ से आप आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। तो कह रहे सांख्यिकी आंकड़े 2 सूत्रों से प्राप्त होते हैं, यानी सांख्यिकी को यानी आंकड़े प्राप्त करने को 2 ही जरिए हैं आपके। पहला है गणनाकार। गणनाकार कौन होता है, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रहण करता है और जांच पड़ताल या पूछताछ करके आंकड़े एकत्रित कर सकता है। ऐसे आंकड़े क्या कहलाते हैं फ्रेंड, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। सोर्स क्या हुआ आपका, प्राथमिक आंकड़ा। तो प्राथमिक आंकड़ा क्या होगा, जहाँ पे एक व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से जाएगा किसी घर पे और उससे सवाल जवाब करेगा और वहाँ से वो डाटा इकट्ठा करके लाएगा, तो क्या कहलाएगा, प्रत्यक्ष डाटा, यानी प्रत्यक्ष आंकड़े कहलाएंगे, यानी प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं। चूँकि ये प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित होते हैं। मान लें कि आप विद्यालयी बच्चों के बीच किसी फिल्मी सितारों की लोकप्रियता की जानकारी लेना चाहते हैं। इस संबंध में वांछनीय जानकारी लेने के लिए आपको काफ़ी बड़ी समस्या में विद्यालय के छात्रों से प्रश्नों के माध्यम से पूछताछ करनी होगी। इस विधि से आप आंकड़ों को प्राप्त करते हैं कि वह प्राथमिक आंकड़े का एक उदाहरण है। जैसे क्या बोला कि इसने एक कक्षा में मान लो 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट से अगर मैं प्रत्यक्ष रूप से पूछूँगा आपको कौन सा हीरो पसंद है, आपको कौन सा हीरो पसंद है, तो हर एक का डाटा अपना अपना आ जाएगा फ्रेंड। तो मैंने क्या किया यहाँ पे प्रत्यक्ष हर एक बच्चे के पास जा के मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो ये आंकड़े क्या कहलाएंगे, प्रत्यक्ष आंकड़े कहलाएंगे। आगे देखते हैं, कह रहे हैं यदि किसी दूसरी संस्था द्वारा इन आंकड़ों को संग्रहित एवं संशोधित एवं समीक्षित एवं सारणीकृत किया जाता है तो इन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। अब मान लीजिए हमने जो डाटा इकट्ठा कर लिया है उसका इस्तेमाल कोई दूसरा पर्सन करे, यानी हमने तो इकट्ठा कर लिया था पहले ही डाटा, अब इसका इस्तेमाल कोई दूसरा कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा। यानी यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से जानकारी नहीं ली जाती है। जैसे कि मान लो आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपसे पूछा बेरोजगारी कितनी है, तो आप डाटा को ना सीधा गूगल पे सर्च कर लेते हैं, तो वो क्या करेगा, गूगल पे ऑलरेडी आपको डाटा अवेलेबल मिल जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा। सो इन आंकड़ों को या तो प्रकाशित सूत्रों से, जैसे सरकारी रिपोर्ट, दस्तावेज, समाचार पत्रों, अर्थशास्त्रियों द्वारा लिखित पुस्तकों एवं या किसी अन्य सूत्रों से प्राप्त किया जाता है, जैसे कि वेबसाइट हो गया। अतः ये आंकड़े सूत्रों के लिए प्राथमिक हैं जो उन्हें पहली बार संग्रहित या संसाधित करते हैं, तथा बाद में प्रयोग करने वाले सभी सूत्रों के लिए द्वितीयक, यानी द्वितीयक आंकड़ों के उपयोग में समय एवं धन की बचत होती है। तो कह रहा है पहली बार जब मान लो डाटा इकट्ठा कर रहा है तब तो वो प्राथमिक डाटा कहलाएगा, लेकिन जब उसका इस्तेमाल दूसरा पर्सन करेगा अपने फ़ायदे के लिए तब वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। तो ये सोर्सेज हैं, जैसे ये अब द्वितीयक आंकड़े कहाँ से मिल सकते हैं, तो रिपोर्ट से, डॉक्यूमेंट से, समाचार पत्रों से, या ना किसी लिखी पुस्तकों से। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा इसका फ़ायदा क्या बोला हुआ है कि भाई इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें आपको क्या लगेगा, कम समय लगने वाला हो और आपके पैसे भी कम खर्च हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें समय और धन की दोनों की बचत होती है द्वितीयक आंकड़े को लेने में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल यह कह रहा है, उदाहरण के लिए मान ले छात्रों में किसी सिनेमा कलाकार की लोकप्रियता के बारे में आंकड़ों को एकत्रित करने के पश्चात आप एक रिपोर्ट प्रकाशित करें। यदि आपके द्वारा संग्रह किए गए आंकड़ों का उपयोग कोई इसी तरह के किसी अन्य अध्ययन के लिए करता है तो उसके लिए क्या कहलाएगा, द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा। जैसे मान लो आपने डाटा बना लिया कि भाई कितने कितने लोगों को कौन कौन सा हीरो पसंद है, अब इस डाटा को भाई कोई और इस्तेमाल कर रहा है तो क्या कहलाएगा, उसका द्वितीयक आंकड़ा कहलाएगा। तो अब ये तक आपको समझ में आ गया हो कि आंकड़ों के सूत्र कौन कौन से हैं। 2 तरीके हैं आपके, प्राथमिक सूत्र और द्वितीयक सूत्र। प्राथमिक सूत्र का मतलब जहाँ पे आप प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े इकट्ठे करें, पहली बार आंकड़े जो एकत्रित किए जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़े, और जब उसका कोई दूसरा इस्तेमाल करता है तो वो क्या कहलाता है, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि हम आंकड़े कैसे संग्रहित करते हैं। अब आप करो कैसे, तो कह रहा है क्या आप जानते हैं कि कोई विनम्रता अपने किसी उत्पाद के संबंध में कोई राजनीतिक पार्टी अपने किसी उम्मीदवार के विषय में कैसे निर्णय करती है। वे उत्पाद विशेष एवं उम्मीदवार विशेष के बारे में जन समुदाय से प्रश्नों के माध्यम से सर्वेक्षण करते हैं। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य कुछ विशेषताओं जैसे कीमत, गुणवत्ता, उपयोगिता, उत्पादन के संबंध में, लोकप्रियता के संबंध में, ईमानदारी एवं निष्ठा, उम्मीदवार के संबंध में के बारे में जानकारी एकत्रित करना होता है। सर्वेक्षण के उद्देश्य के आंकड़ों को संग्रहित करना होता है एवं सर्वेक्षण वह विधि है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों की इससे सूचना एकत्रित की जाती है। तो यानी यहाँ पे करने का मतलब क्या है फ्रेंड, कि यहाँ पे अगर हमें आंकड़े इकट्ठा करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी को क्या कहा जाता है, सर्वेक्षण कहा जाएगा। यानी पहली विधि क्या होगी, सर्वेक्षण विधि। समझ गया, यानी सर्वे करके आप क्या कर सकते हैं, डाटा को इकट्ठा कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर्वेक्षण में साधनों की तैयारी।
तो आपको कैसे तैयारी करनी होगी, क्या क्या तैयार करना होता है। कह रहा है सबसे पहली बात कि सर्वेक्षण में उपयोग किए जाने वाला सर्वाधिक प्रचलित साधन प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची है। यानी अगर सर्वे करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक प्रश्न की लिस्ट जारी कर लेंगे या फिर खुद जाके इंटरव्यू लेंगे फ्रेंड। तो प्रश्नावली या तो स्वयं उत्तरदाता द्वारा भरी जाती है या फिर शोधकर्ता गणनाकर अथवा प्रशिक्षित जांचकर्ता द्वारा भरी जाती है। यानी आप क्या कर लेंगे, पहले से एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। जैसे मान लो कि भाई फैमिली मेम्बर कितने हैं, इससे मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। तो ये सोचता कि आप पूछेंगे और डायरेक्ट जो सूचना दे रहा होगा वही क्या करेगा, इसे फिल करके आपको दे देगा। दूसरा तरीका, आप क्वेश्चन पूछेंगे और फिर आप खुद क्या करेंगे, उसे फिल करेंगे। बात आती है कि प्रश्नावली एवं साक्षात्कार अनुसूची तैयार करने में आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। यानी अगर आपको यहाँ पे सर्वेक्षण विधि में अगर क्वेश्चन तैयार करने हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक संभव हो सके प्रश्नों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। लंबी प्रश्नावली उत्तरदाताओं को हतोत्साहित करती है। यानी आपके क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए बिल्कुल, ताकि जो फिल कर रहा है फॉर्म या फिर आंसर दे रहा है वो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, निराश हो जाए। यानी वो इंटरेस्ट नहीं लेगा अगर आप ज़्यादा लंबे क्वेश्चन पूछेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछिए ताकि उसका आंसर तुरंत वो मिल जाए। इसके अलावा सेकंड क्या है, प्रश्नावली समझने में आसान होनी चाहिए, यानी इजी क्वेश्चन होना चाहिए। अस्पष्ट एवं कठिन शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए, यानी कठिन शब्द आप वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते फ्रेंड। थर्ड है, प्रश्न ऐसे क्रम में व्यवस्थित किया जाने चाहिए कि उत्तर देने वाला व्यक्ति आराम से उत्तर दे सके। यानी प्रश्नों का सीक्वेंस भी ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सीक्वेंस में ही होना चाहिए। प्रश्नावली सामान्य प्रश्नों से आरंभ होकर विशिष्ट प्रश्नों की ओर बढ़नी चाहिए। यानी क्वेश्चन आपका ऐसा होना चाहिए सेट कि पहले सिंपल क्वेश्चन पूछो, फिर आप जाकर क्या करो, विशिष्ट प्रश्नों की ओर जाओ, यानी सिंपल से कठिन की ओर। प्रश्नावली की शुरुआत में सामान्य प्रश्नों के साथ होनी चाहिए और विशिष्ट प्रश्न क्रमशः बाद में दिए जाने चाहिए। इससे उत्तरदाता निश्चित हो जाता है। तो ये बात समझ में आ गया फ्रेंड कि आपको क्वेश्चन रेडी करने के लिए सर्वे में कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना होगा। फटाफट बोलिए। तो सबसे पहला है कि प्रश्नावली बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आसान भाषा में लिखी होनी चाहिए। तीसरा कि भाई पहले सिंपल क्वेश्चन पूछो, सामान्य क्वेश्चन पूछो, फिर जाके विशेष क्वेश्चन की ओर पूछो। अब देखो कह रहा है गलत प्रश्न क्या होगा। जैसे मान लो, क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है, तो ये गलत प्रश्न है। इसके अलावा, क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है, ये प्रश्न करने का क्या है फ्रेंड, गलत तरीका है। इसको सही कैसे करेंगे आप, इसको आपको पूछना चाहिए कि क्या आपके क्षेत्र में बिजली की पूर्ति नियमित रहती है, तो यस या नो में इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा, क्या बिजली के प्रभार में वृद्धि को उचित ठहराया जा सकता है, अगर मान लो बिजली का रेट बढ़ाया जाए तो क्या वो सही है गलत है, तो नहीं हाँ या ना में आपको यहाँ पे पूछना चाहिए। तो ये बात समझ में आ गया होगा फ्रेंड। प्रश्न यथातथ्य एवं स्पष्ट होने चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे आप जितने भी क्वेश्चन पूछोगे अब वो फैक्चुअल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब उसका कोई फैक्ट ही नहीं है, कोई तुक्की ना बैठे उन क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कुछ लिखा, क्या आकर्षक देखने के लिए अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं, तो ये क्या है प्रश्न गलत है फ्रेंड। आप क्या पूछ सकते हैं, आप अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग कपड़ों पर खर्च करते हैं, ये क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल सही तरीका होना चाहिए, यानी स्पष्ट होने चाहिए बिल्कुल। इसके अलावा कह रहे प्रश्न अनिकार्थक या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। प्रश्न ऐसे ही हो ताकि उत्तरदाता शीघ्र ही सही एवं स्पष्ट उत्तर देने में सक्षम हो। जैसा कि आप कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन का अलग आने का मतलब निकले, यानी का अर्थक हो जाए और अस्पष्ट हो जाए, यानी समझ में ही ना आए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, क्या आप प्रतिमा पुस्तकों पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, भाई इसका मतलब तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, भाई पता नहीं कौन कौन से बुक पर खर्च करता होगा, तो ये गलत हो जाएगा। सही प्रश्न क्या हुआ, सही विकल्प पर सही का निशान लगाए, यानी सीधा आप एक लिस्ट बना के दे दें कि आप प्रतिमा पुस्तकों पर कितना खर्च करते हैं, 200 से कम करते हैं, 200 से 300 के बीच में करते हैं, 300 से 400 के बीच में करते हैं, 400 से अधिक करते हैं। तो सिंपली क्या करेगा वो पर्सन यहाँ पे टिक लगा देगा जितना भी वो खर्च करता होगा। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न दोहरी नकारात्मक वाला नहीं होना चाहिए। जैसे प्रश्नों को क्या आप नहीं से शुरुआत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पुनः पूर्वाग्रह ग्रस्त उत्तर मिलने की संभावना हो सकती है। अभी भी क्वेश्चन क्या आप नहीं से क्वेश्चन शुरू नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि धूम्रपान को निषिद्ध किया जाना चाहिए, तो ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है फ्रेंड, गलत है। इसका सही कैसे पूछेंगे, सही तरीका क्या है, क्या आपको धूम्रपान को निषिद्ध किया जाना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही तरीका है। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न संकेतक प्रश्न नहीं होने चाहिए जिसमें उत्तरदाता को जवाब देने के लिए सूत्र मिले, यानी आपको ऐसा मतलब ऐसा ना हो कि भाई उसको एक क्या मिल जाए, हिंट मिल जाए, यानी हिंट वाले क्वेश्चन नहीं देने हैं। ये जैसे कि एग्जांपल लिखा हुआ कि क्या आप इस उच्च कोटि की चाय के स्वाद को पसंद करते हैं, भाई तो यहाँ पे उसका ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, सही तरीका, क्या आपको इस चाय का स्वाद कैसा लगा, आप पूछो भाई कि अब यहाँ पे आपने पहले ही बोल दिया भाई उच्च कोटि का है, यानी अच्छी क्वालिटी का है चाय,
आप उसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपने खुद ही बता दिया भाई अच्छी क्वालिटी की चाय है, तो ये तरीका गलत है। आप उनसे पूछेंगे कि भाई आपको चाय का स्वाद कैसा लगा, ये बिल्कुल सही तरीका है क्वेश्चन पूछने का। इसके अलावा नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न से उत्तर के विकल्प को संकेत नहीं मिलना चाहिए। हालांकि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनसे आपको वहाँ का आंसर उसमें नहीं मिलना चाहिए, उसको जो जवाब दे रहा हो। जैसे क्या आप कॉलेज के बाद नौकरी करना चाहेंगी या गृहिणी बनना चाहेंगे, तो भाई यहाँ तो अगर ऑप्शन मिलेगा तो भाई वो बता ही देगा। तो आप क्वेश्चन सही क्या पूछेंगे कि आप कॉलेज के बाद क्या करना चाहती है, तो खुद ही बताएगी भाई मैं जॉब करना चाहती हूँ या घर में काम करना चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारे क्वेश्चन कैसे होने चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं कि प्रश्नावली में परिमितोत्तर संचरित प्रश्न या फिर मुक्तोत्तर असंचरित प्रश्न हो सकते हैं। उपरोक्त प्रश्न के लिए एक विद्यार्थी कॉलेज के बाद क्या करना चाहता है एक मुक्तोत्तर प्रश्न है, यानी उसको ओपन माइंडेड ओपन क्वेश्चन कह सकते हो। ओपन क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन जिसमें आप वहाँ से भी ओपन क्वेश्चन पूछ सकते हो कि यहाँ पे जैसे एग्जांपल ये है कि एक विद्यार्थी कॉलेज के बाद क्या करना चाहता है, तो ये क्या है मुक्तोत्तर प्रश्न है जिससे मुँह से वो जवाब दे सकता है। संचरित प्रश्न कौन से होते हैं या फिर असंचरित प्रश्न, या तो द्विविधि प्रश्न हो सकते हैं या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न है। यानी इसमें क्या होगा केवल यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे या फिर या फिर क्या हो सकता है इसमें तो असंचरित में मेनली दोस्तों ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं और उसमें होगा कि भाई डिस्क्रिप्टिव, ये आप समझ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव, यानी जहाँ पे आपको लंबा लिखने की जरूरत पड़े उधर इज मुक्त उत्तर। और जो असंचरित होते हैं उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न ऑप्शनल क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है। जब किसी प्रश्न के उत्तर में हाँ या ना के मात्र 2 ही विकल्प होते हों तो इसे क्या बोला जाता है द्विविध प्रश्न कहते हैं। जब प्रश्नावली के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक उत्तरों के विकल्प होते हैं उसे क्या बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, असंचरित में आपके हाँ या नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं और बहुविकल्पीय आते हैं, और संचरित में आपके डिस्क्रिप्टिव आते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ कि आपने अपनी ज़मीन क्यों बेच दी, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से किसी एक पर टिक करना होगा। तो कर्ज चुकाने के लिए, बच्चों की शिक्षा एवं धन की व्यवस्था के लिए, किसी अन्य संपत्ति में निवेश करने के हेतु, कोई अन्य कारण, तो जो भी इसमें ऑप्शन रहेगा क्या करेगा उस पर टिक करेगा। तो ये कौन से कहलाएंगे असंचरित क्वेश्चन कहलाएंगे। मुक्तोत्तर प्रश्न विश्लेषण की दृष्टि से उपयोग होते हैं, स्कोर तथा कोड के लिए आसान होते हैं क्योंकि उत्तरदाताओं को दिए गए विकल्पों में से उत्तर चुनना होता है, लेकिन इसके उपयुक्त विकल्प लिखने में कठिनाई होती है। इन विकल्पों को स्पष्ट तौर से लिखा जाना चाहिए ताकि मुद्दे के दोनों पहलुओं का प्रतिनिधित्व हो सके। यहाँ पर एक संभावना ये भी रहती है कि व्यक्ति विशेष का सही उत्तर दिए गए विकल्पों में से कोई भी ना हो, इसके लिए कोई अन्य विकल्प दिया जाए जहाँ उत्तरदाता अपना वह उत्तर लिख सके जिसकी अपेक्षा शोधकर्ता सर्वेक्षण को भी नहीं होता है। इसके अलावा बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक अन्य सीमा यह भी होती है कि इनमें उत्तरदाताओं को अनेक वैकल्पिक उत्तर देकर प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पे डीमेरिट्स बता रहा है कि भाई बहुविकल्पीय का एक नुकसान भी है कि भाई यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है तो आपको उन्हीं में सेलेक्ट करना है, बेशक वो आपका आंसर हो या ना हो। अन्यथा उत्तरदाताओं को इन विकल्पों के भिन्न उत्तर भी दे सकता है। मुक्तोत्तर प्रश्न के अंतर्गत व्यक्ति को उत्तर देने की अधिक व्यक्तिगत छूट होती है। यानी जब मुक्तोत्तर प्रश्न होता है उसमें भाई आपको छूट होती है कि आपको जो अच्छा लगे वो लिखिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल में या फिर हाँ ना में आप केवल ऑप्शन में ही सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनकी सही व्याख्या करने में कठिनाई होती है तथा इन्हें स्कोर करने में मुश्किल होती है क्योंकि उत्तरों में काफ़ी भिन्नता होती है। जैसे उदाहरण के लिए कह रहा वैश्वीकरण के विषय में आपके क्या विचार हो सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन होगा फ्रेंड तो आप अलग अलग थॉट्स में अगर अलग अलग प्रश्नों को देंगे तो सभी अलग अलग इसका आंसर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन ही दे देंगे भाई हाँ या ना बताइए तो वहीं पे ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड और उन्हीं में उसको सेलेक्ट करना होगा आंसर। तो मुक्तोत्तर प्रश्न ज़्यादा अच्छे होते हैं डिस्क्रिप्टिव के मुकाबले, ऑप्शन के मुकाबले, जहाँ पे लोग अपना व्यू अच्छे से दे सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सोर्सेज कौन से होने चाहिए और प्रश्नों कैसे होने चाहिए, हम कैसे क्वेश्चन को इकट्ठा करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, हमने ये अब तक सीख लिया है। नाउ अब आपका टॉपिक है आंकड़ा संग्रह की विधि। तो कह रहा है आगे, क्या आपने कोई ऐसा टेलीविज़न शो देखा है जिसमें रिपोर्टर ने बच्चों, गृहिणियों या आम जनता से क्रमशः उनकी परीक्षा या साबुन के किसी ब्रांड या किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में प्रश्न पूछा हो? इन प्रश्नों के पूछने का उद्देश्य आंकड़ा संग्रह करने के सर्वेक्षण करना है। आंकड़ा संग्रह की 3 आधारभूत विधियां हैं। तो फ्रेंड आपको 3 मेथड दिया गया है आंकड़े इकट्ठा करने का। सबसे पहला व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी जाके इंडिविजुअली क्या 1 बाय 1 क्या लोगे, किसी से क्वेश्चन पूछोगे तो
दूसरा कह रहा है डाक द्वारा सर्वेक्षण, यानी आप क्या करोगे, एक क्वेश्चन का पेपर तैयार कर लोगे, पहले उसमें सारे क्वेश्चन लिख दोगे और आप पोस्ट के जरिए क्या करोगे, भेज दोगे, फिर वो बंदा क्या करेगा, उसे फिल करेगा, फिल करके दोबारा आपके पास भेज देगा। तो ये दूसरा तरीका है डाक द्वारा। और तीसरा है दोस्तों कि आप टेलीफोनिक राउंड के द्वारा, यानी टेलीफोन साक्षात्कार, यानी फ़ोन मिला दें और जो भी आपको क्वेश्चन पूछना हो वो क्या कर सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं। तो ये 3 मेथड है फ्रेंड, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, दूसरा डाक द्वारा पोस्टमैन के द्वारा प्रश्नावली भेजना, और तीसरा टेलीफोन साक्षात्कार। तो ये 3 मेथड है फ्रेंड, 3 मेथड के थ्रू ही आप क्या करेंगे, डाटा को इकट्ठा करेंगे। अब 1 बाय 1 हम सबके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे आंकड़ों का साक्षात्कार किया जाता है। तो सबसे पहले है आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार। कह रही यह विधि तभी उपयोग में लाई जाती है जब शोधकर्ता सभी सदस्यों के पास जा सकता है। इसमें शोधकर्ता जांचकर्ता आमने सामने होकर उत्तरदाता से साक्षात्कार करता है। व्यक्तिगत साक्षात्कारों को कई कारणों से प्राथमिकता दी जाती है। इसमें सर्वेक्षण एवं उत्तरदाताओं के बीच में व्यक्तिगत संपर्क होते हैं। सर्वेक्षक या साक्षात्कारता को यह अवसर मिलता है कि वह उत्तरदाता को अध्ययन के उद्देश्य के बारे में बता सके तथा उत्तरदाताओं को कि किसी भी पूछताछ का जवाब दे सके। इसमें साक्षात्कारता उत्तरदाता से यह निवेदन कर सकता है कि वह विशेष महत्व के बिंदुओं को विस्तार से बताए। इससे अब अपनिर्वचन यानी गलत व्याख्या एवं गलतफहमी से बचा जा सकता है। साथ ही उत्तरदाताओं की प्राथमिकताओं को देखकर कुछ संपूरक सूचनाएं भी प्राप्त हो सकती है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, 1-to-1 इंट्रोडक्शन कि भाई ये सामने बैठा होगा बंदा और ये इंटरव्यू भी जो पूछने वाला होगा वो भी क्या होगा, उम्मीद पर बैठा होगा। तो आप अगर इससे क्या होगा, गलतफहमी नहीं हो सकती, जो भी क्वेश्चन होंगे बिल्कुल स्पष्ट होंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो डाउट भी क्लियर कर सकता है सामने वाला। तो ये इंडिविजुअल क्या है, इंटरव्यू फ्रेंड, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इंटरव्यू हमने पढ़ा कि व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या होता है, जब शोधकर्ता और उत्तरदाता दोनों आमने सामने क्या हो, क्वेश्चन पूछे तब, तो व्यक्तिगत कहलाता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार की कुछ कमियां भी है, जैसे कि ये क्या है, कमियां क्या है फ्रेंड, कि ये काफ़ी खर्चीली है। भाई अब हर जगह के पास जाओगे तो क्या होगा, पैसा ज़्यादा खर्च होगा। तथा इसमें प्रशिक्षित साक्षात्कारकर्ताओं की जरूरत होती है, नहीं पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है। इसमें सर्वेक्षण पूरा करना क्या अधिक समय लग सकता है, टाइम ज़्यादा लगेगा। कभी कभी शोधकर्ता सर्वेक्षक की उपस्थिति के कारण उत्तरदाता सही बात नहीं बताते, यानी कभी बार क्या करते, जब क्वेश्चन पूछोगे तो कभी गलत आंसर भी वो इंडिविजुअल दे सकता है। तो पहला पढ़ ले। दूसरा क्या था दोस्तों, डाक द्वारा प्रश्नावली। तो इसका क्या तरीका है, कर जब सर्वेक्षण में आंकड़ों को डाक द्वारा संग्रहित किया जाता है तो प्रत्येक उत्तरदाता को डाक द्वारा प्रश्नावली इस निवेदन के साथ भेजी जाती है कि वह इसे पूरी करके निश्चित तारीख तक भेज दे। यानी क्वेश्चन लिस्ट भेज दिया जाएगा पोस्टमैन के द्वारा और बोलेगा भाई इतने दिनों में क्या करना है, आपको वापस करना है, फिल करके वापस अवश्य भेज दे। इस का सबसे बड़ा लाभ यह है कि बहुत कम खर्चीली है। इसके साथ ही इस विधि के द्वारा शोधकर्ता सर्वेक्षक काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंच सकता है, जो संभवतः व्यक्ति या फिर टेलीफोन की पहुंच से भी बाहर हो। इस विधि में साक्षात्कारता उत्तरदाताओं पर प्रभाव भी नहीं डाल पाते, साथ ही उत्तरदाताओं को पर्याप्त समय देता है ताकि वे सोच विचार कर प्रश्नों का उत्तर दे सकें। तो यहाँ पे ये विषय क्या है दोस्तों, कम खर्चीला है। आप दूर दराज के लिए भी ये क्वेश्चन इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो सर्वेक्षक होता है भाई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उत्तरदाताओं पे, अपनी मर्जी से वो क्या करते हैं, आंसर देते हैं। तो ये सारे फ़ायदे हैं इसके पोस्टमैन के। अब यहाँ पे कह रहा है लेकिन आजकल ऑनलाइन सर्वेक्षण या फिर संक्षिप्त संदेश सेवा जो है आपका SMS, आपने जानते होगा SMS के बारे में। खैर SMS द्वारा सर्वेक्षण काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। क्या आप जानते हैं कि ऑनलाइन सर्वेक्षण कैसे आयोजित किए जाते हैं? डाक द्वारा सर्वेक्षण की यह कमी है कि प्रश्नावली के निर्देश के स्पष्टीकरण के अवसर नहीं मिलते हैं, अतः इनमें प्रश्न की अपनिर्वाचन की संभावना रहती है। साथ ही डाक सर्वेक्षण द्वारा कम संख्या में उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्त करने की संभावना भी रहती है, क्योंकि प्रश्नावली को बिना पूरा भरे ही लौटाने की या प्रश्नावली को विकल्प ही ना लौटाने की संभावना रहती है। और साथ ही डाक विभाग द्वारा प्रश्नावली के खो जाने के लिए आदि भी संभावना हो सकती है। यानी कह रहा है इसके नुकसान भी है कि भाई ये हो सकता है भाई आप फिल करने दो, वो फिल ही ना करे, आपको वापस करे ना, या फिर क्या होता है क्वेश्चन भी खो सकता है। कुछ फ़ायदे थे और कुछ नुकसान थे। अब लास्ट आपका क्या मेथड है फ्रेंड, टेलीफोन साक्षात्कार यानी टेलीफोन के द्वारा। तो करिए टेलीफोन साक्षात्कार के अंतर्गत शोधकर्ता जांचकर्ता टेलीफोन के माध्यम से सर्वेक्षण करता है। टेलीफोन साक्षात्कार का लाभ यह है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार की अपेक्षा सस्ता होता है भाई, यानी आप कम कॉस्ट पड़ेगा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो, और इससे कम समय में भी संपन्न किया जाता है। यह प्रश्नों को स्पष्ट कर सर्वेक्षण शोधकर्ता के लिए उत्तरदाता की मदद करने में सहायक होता है। एवं टेलीफोन साक्षात्कार उन मामलों में अधिक बेहतर होता है जहां व्यक्तिगत साक्षात्कार के समय उत्तरदाता कुछ खास प्रश्नों के उत्तर देने में झिझक महसूस कर रहा हो। इस विधि की कमी यह है कि इसमें लोगों तक सर्वेक्षण
की पहुंच सीमित हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोग के पास निजी टेलीफोन नहीं है। ये नहीं हो सकता भाई, यहाँ पे क्या है कि हो सकता है टेलीफोन ना हो किसी के पास, तो ये कमियाँ हो सकती है। इसके साथ साथ टेलीफोन साक्षात्कार की कमी यह भी है कि संवेदनशील मुद्दों पर उत्तरदाताओं की उन प्रतिक्रियाओं के दृश्य रूप में नहीं देखा जा सकता जो इस विषय में सही जानकारी प्राप्त करने में सहायक हो। यानी कुछ कभी कभार क्वेश्चन ऐसे होते संवेदनशील जिसमें आप एक्सप्रेशन के माध्यम से समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे टेलीफोन पे आप नहीं समझ सकते फ्रेंड। एक नेक्स्ट है आपका प्रायोगिक सर्वेक्षण। तो प्रायोगिक सर्वेक्षण क्या होता है, एक बार जब सर्वेक्षण हेतु प्रश्नावली तैयार हो जाए तो यह सलाह दी जाती है कि कि एक छोटे समूह का सर्वेक्षण करके देख लिया जाता है, जिसे प्रायोगिक सर्वेक्षण के रूप में प्रश्नावली एवं पूर्व परीक्षा के रूप में जाना जाता है। यानी सैंपल सर्वे कह सकते हैं फ्रेंड्स। सैंपल सर्वे के मान लो कि अगर मान लो एक डाटा इकट्ठा करना है तो एक डाटा बेस क्या करोगे, थोड़े से डाटा के बारे में स्टडी कर लोगे और वहाँ से आइडिया आप लगा सकते हो। तो इसे प्रायोगिक सर्वेक्षण भी कहा जाता है फ्रेंड। आगे कह रहे हैं सर्वेक्षण के बारे में प्रारंभिक अनुमान लगाने में प्रायोगिक सर्वेक्षण सहायक होता है। यह प्रश्नावली के पूर्व परीक्षण में भी सहायता होता है ताकि प्रश्नों की कमियां एवं त्रुटियों को पता लगाया जा सके। इसके साथ ही प्रायोगिक सर्वेक्षण प्रश्नों की उपयुक्तता, निर्देशों की स्पष्टता, सर्वेक्षक गणनाकार की कार्य दक्षता तथा वास्तविक सर्वेक्षण में आने वाली लागत एवं समय का अनुमान लगाने में भी सहायता हो। यानी आप सिंपल सर्वे के द्वारा आराम से पता लगाओगे भाई कितना समय लग सकता है, इसमें कॉस्ट कितनी लग सकती है, मेरे प्रश्न सही है या नहीं है। यानी जो भी कमियां होगी आप इस सैंपल सर्वे के द्वारा ही दूर कर लोगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने 2-3 टॉपिक आज कवर कर लिए हैं। तो इस वीडियो में आज इतने ही रहने देता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप लोगों वो शायद समझ में भी ज़्यादा ना आए। तो पहले इतना पढ़ लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में हम जनगणना तथा प्रतिरक्षण सर्वेक्षण के विधियों के बारे में पढ़ेंगे तथा इसके लाभ और हानि के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने इतना पढ़ लिया फ्रेंड। इसके अलावा हमका बच जाएगा पॉपुलेशन एंड सैंपल, तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो इस वीडियो में नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक फ्रेंड एंड ऑल द बेस्ट।